पाकिस्तान में सहराए थल को मॉडर्न ज़रई टेक्नोलॉजी सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम के जरिए आबाद करने का तजर्बा कामयाब हुआ है। इस निज़ाम में पानी के पाइप एक महवर के गिर्द घूमते हुए मसनूई बारिश से नीचे मौजूद 150 से 250 एकड़ रकबे पर मौजूद फसलों को सैराब करते हैं। ये निज़ाम सहराए चोलिस्तान और पोटोहार में भी लगाए जा चुके हैं। पाकिस्तानी सहराओं में 3 करोड़ एकड़ रकबा ऐसा है जिसे बासानी इस सिस्टम के जरिए काबिल काश्त बनाया जा सकता है और लाखों लोगों को रोजगार देने के साथ साथ अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स भी की जा सकती है। हुकूमत अगर सहरा के करोड़ों एकड़ रकबे में से चंद हजार एकड़ बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और प्राइवेट सेक्टर को दे तो वो तमाम तर वसाइल के साथ इन इलाकों को गुलो गुलजार बना सकते हैं। इसी सिलसिले में हमें आज ज्वाइन किया है डॉक्टर फरताब ने, जिन्होंने अपनी टीम के साथ सहराए थल के हजारों एकड़ रकबे को सरसब्ज़ो शादाब बना दिया है। वहां लहलहाते खेत हैं और इस काम को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। आइए इन्हें प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? सब भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने जो सहराए थल के अंदर गुलो गुलजार किया, कितना टाइम लगा उस सहरा को एक ऑर्चर्ड में तब्दील करने के अंदर? अप्रोक्सीमेटली 2 साल लगे सक्सेसफुली सारे प्रोजेक्ट को जो है वो चलाने में। तो इनिशियली हमारी प्रोडक्शन तो शुरू के 6-7 महीने में आ गई थी, लेकिन मजीद उसको प्रॉपर डेवलपमेंट की तरफ जाते जाते हमें तकरीबन 2 साल लग गए। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा, ये जो सेंट्रल पिवट सिस्टम है, महंगा तो बहुत है, लेकिन इसके फायदे क्या है? अगर पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़ी बड़ी कंपनीज इस काम में आती हैं, तो तब इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है? डेफिनेटली इसमें अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी है, और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि आपकी जो इनपुट्स कास्ट हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। जैसे कि आपकी इरिगेशन की कॉस्ट हो गई, इसके अलावा आपकी फर्टिलाइजर की कॉस्ट हो गई, ये तमाम कॉस्ट आपकी कम हो जाती हैं। और फिर आप बिल्कुल प्रिसाइज्ड एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली इन डेजर्ट में तो आप जितना आप पौधे को दे रहे होते हैं उतना ही आप उसको यूज करवा रहे होते हैं ना, तो वो आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस सिस्टम के जरिए पानी कितनी बचत होती है और फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड की कितनी बचत होती है? जी, अगर मैं फर्टिलाइजर की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम 100 एकड़ हमने रोड ग्रास हमने जैसे अपने पिवट पे लगाया हुआ है, तो 100 एकड़ के इस रोड ग्रास में हम नॉर्मली 130 बैग यूरिया डाल रहे होते हैं। और अगर यही रोड ग्रास 100 एकड़ हमने फ्लड इरिगेशन पे लगाया हुआ होता तो हमें 200 बैग डालना पड़ता। तो मुझे ये लगता है कि 40% रिडक्शन है हमारी फर्टिलाइजर की। सिमिलरली अगर फर्टिलाइजर में नाइट्रोफास की बात करूं तो नाइट्रोफास हम नॉर्मल जमीनों पे आधा बैग दे रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पे वो आधा बैग भी नहीं देना पड़ता ना, हमें बहुत लेस क्वांटिटी 10 केजी 12 केजी पर एकड़ देनी पड़ती है। तो उसमें बहुत रिडक्शन है फर्टिलाइजर में। और पेस्टिसाइड तो डेफिनेटली हम इसमें अभी तक हम इस पे R&D ही कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें उसकी कंसंट्रेशंस बनाने का अमल अभी जारी है, हम उसको देख रहे हैं। लेकिन उसमें भी डेफिनेटली रिडक्शन होगी, क्योंकि हम जो मैनुअल हैंडलिंग लॉसेस हैं पेस्टिसाइड के, वो उसमें जीरो हो जाएंगे। और अगर तीसरी चीज जो आपने इरिगेशन मेंशन की, तो इरिगेशन की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। आप उसकी रीजन, सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम यहाँ पे प्रिसाइज्ड इरिगेशन करते हैं ना, कि हम सिर्फ एक खास अमाउंट जो है लेयर का, जो पौधे का रूट जोन है, हम सिर्फ उसको मॉइस्ट रखते हैं, ताकि पौधा जो है वो तमाम तर अपनी जरूरियात, न्यूट्रिएंट्स भी उसी के अंदर रहें, और वो जो जितनी भी उसके पास न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ वही हिस्सा जो है ना वो नमी वाला हो ना। तो इस तरीके से जो आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें कम होती है, इरिगेशन कॉस्ट बहुत कम है, और जो फर्टिलाइजर है और पेस्टिसाइड है वो भी इसमें कम हो जाती है, रिड्यूस्ड है अमाउंट्स। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि सेंट्रल पिवट सिस्टम जो आप लोगों ने लगाया वो पहला नहीं था। इससे पहले को 5-6 सिस्टम लोगों ने भावलपुर में लगाकर नाकामी का मुंह देखा। उसकी रीजन क्या थी? उसकी डेफिनेटली जो मेन रीजंस हैं वो आपकी टेक्निकलिटी है ना, आप कितने टेक्निकली साउंड हैं, उन तमाम चीजों को आप कितना अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास जो एग्रीकल्चर है वो डेफिनेटली पहले ही एक ट्रिकी प्रोसेस है ना, और इस ट्रिकी प्रोसेस ये मजीद ज्यादा ट्रिकी हो जाता है जब आप डेजर्ट में काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप गंदुम की आप नॉर्मल जमीन पे देखें, तो नॉर्मल जमीन पे गंदुम 2 या 3 पानियों में आप पका लेते हैं,
यहाँ पे वही गंदम जो होती है वो 12 से 13 पानियों में पक रही होती है, इरिगेशन डिफरेंट होती है, उसके बाद न्यूट्रिशन प्लान डिफरेंट होता है। तो मुझे ये लगता है कि आपकी टीम और आपकी जो हार्ड वर्क है वो बहुत मैटर करता है, स्पेसिफिकली डेजर्ट में काम करते हुए इट मैटर्स अ लॉट। You have to perform in 50 degree centigrade temperature. You have to perform throughout the clock. You have to perform each and every minute of your life, of your time ना in the desert. और आपको वहाँ पे एग्रीकल्चर से ज्यादा आपको जो हार्श चैलेंजेस होते हैं जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, आपको वो बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो किसी भी, मुझे ये लगता है कि डेजर्ट में काम करने के लिए एक बिल्कुल अलग लेवल की आपकी जो है ना वो मोटिवेशन आपको चाहिए। तो आप उस प्रोसेस को जो है वो अलग लेवल की मोटिवेशन, हर टाइम लर्निंग के लिए आपका सब्र, हर टाइम लर्निंग के लिए आपका ब्रेन का ओपन होना और आपकी जो है वो पेशेंस, ये 3-4 चीजें हैं जो कि आपको डेजर्ट में कामयाब करती हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत चूंकि एक सब्सिडी स्कीम भी लेकर आ रही है करीब, तो कितने की ये पिवट सिस्टम लग पाएगा? आपका क्या एस्टिमेट है? 2 करोड़ के अंदर या उससे कम में लग जाएगा? मेरे ख्याल में इतने में लग जाना चाहिए। अब जो एक नई सिस्टम स्कीम आ रही है उसमें जो है वो अभी वो एग्जैक्टली अनाउंस तो नहीं हुई, लेकिन अगर प्रीवियसली देखा जाए तो इस वक्त 2 करोड़ के करीब करीब हमारा एक फार्मर का शेयर होगा और जिसके अंदर ये पिवट सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और वो डिपेंड करेगा कि आप कितने एकड़ के ऊपर उसकी कवरेज करवा रहे हैं। तो मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि अगर ये 2 करोड़ रुपए का सब्सिडाइज सिस्टम लग जाता है डेजर्ट के अंदर 150 एकड़ एवरेज, और बहुत अच्छी एवरेज है अगर पिवट सिस्टम की, तो 1 एकड़ के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आती है तकरीबन 1.25 लाख से 1,35,000 रुपया कॉस्ट आएगी इस सिस्टम को लगाने की। तो ये सिस्टम कितने साल तक कारआमद रहता है? ये तकरीबन 20-22 साल तक। वैसे तो अगर आप इसकी मेंटेनेंस अच्छी करते रहें तो इससे भी ज्यादा आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन 20-22 साल तक तो नॉर्मली आराम से कामयाब रहता है। अगर मेंटेनेंस करते हैं तो 30 साल भी निकाल जाता है। 30 साल भी निकाल जाता है। वो आपकी मेंटेनेंस के ऊपर है ना कि आप उसको कितना सीरियस ले रहे हैं उस सारे सिस्टम को ना। ठीक है। दुनिया के कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कि इस सिस्टम से बहुत फायदा उठा रहे हैं? बहुत से ममालिक हैं। अभी आपने लेटेस्ट दुबई का सुना था कि आपने वहां पे उन्होंने शारजा में उन्होंने गंदम काश्त की थी। तो अगर आप देखें तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है अब सेंट्रल, अब जो है इरिगेशन एक प्रिसाइज्ड इरिगेशन अब जो है ना वो एक हॉट टॉपिक है कि आपको प्रिसाइज्ड इरिगेशन की तरफ जाना है, क्योंकि आपको ये एज वी ऑल नो ना कि जो हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो हमें अब प्रिसाइज एग्रीकल्चर में प्रिसाइज इरिगेशन की तरफ जाना है। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा पाकिस्तान का अगर कॉर्पोरेट सेक्टर इस काम में आता है तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पास क्या पोटेंशियल है? हमारे पास जी सबसे पहले तो जो हमारा डेजर्ट है वो हमारे पास बेबहा रकबा पड़ा है ना, जिसको जो नॉर्मली वहां पे हो क्या रहा है कि वहां पे छोटे फार्मर्स हैं, वो छोटे फार्मर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सैंड ड्यून्स के अंदर जो पट्टियों का रकबा है यानी कि जो लेवल्ड रकबा है उसके ऊपर गंदम की काश्त करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो अगर हमारा कारपोरेट नॉर्मली जो छोटा फार्मर है वो इस साइड पे नहीं आ सकता, अगर गवर्नमेंट उसको कोई सब्सिडी वगैरह कोई हैवी सब्सिडी दे और उसको सपोर्ट करे तो वो इस साइड पे आ सकता है। अदरवाइज हमें कॉर्पोरेट सेटअप को ही हमारे को इसमें आना पड़ेगा, और वो कॉर्पोरेट सेटअप इसमें आके और इन तमाम डेजर्ट्स को मुख्तलिफ फसलों के जरिए से हम उसको आबाद कर सकते हैं, ताकि स्पेसिफिकली डेजर्ट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें अपने फूड सिक्योरिटी को, अगर हमें फूड सिक्योरिटी के इश्यूज को फ्यूचर में नहीं फेस करना तो हमें अभी से उन तमाम इश्यूज को एड्रेस करना है वाया रिहेबिलिटेशन ऑफ डेजर्ट्स एंड वाया प्रोड्यूसिंग आवर ओन व्हीट एंड ऑल अदर स्टफ्स। ठीक, मुझे बताइए कि आपका ग्रुप जो है उसके पास कितना एकड़ रकबा था और उसमें से कितना डेवलप किया सहराई थल के अंदर? हमारे पास तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5,000 एकड़ के करीब रकबा था, 5,500 एकड़ रकबा था, जिसमें से हम 3,000 एकड़ को अंडर कल्टीवेशन लेके आ चुके हैं। और डेवलपमेंट, असल में डेवलपमेंट यहाँ पे डेजर्ट में डेवलपमेंट 2 तरह की होती है ना। एक डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स लगाए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए से हमने उस पर ड्यून्स के ऊपर ही पौधे वगैरह लगा दिए ना। तो एक डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर हम प्रॉपर उन ड्यून्स को लेवल करने की कोशिश करते हैं, और लेवलिंग इस किस्म से करते हैं कि वो 15%, 20%, 8% इधर इस लेवल पे हम उसको लेवल करते हैं कि वो जो हमारे सेंट्रल पिवट है वो मशीन उसके ऊपर मूव कर सके ताकि हम उसके ऊपर अपनी फसल लगा सकें। ठीक है। अब आपने इस सहरा के अंदर क्या क्या चीजें लगाई हुई हैं? कौन कौन सी फसलें काश्त की हैं? कौन कौन सी सब्जियां आपने कामयाबी से काश्त की हैं?
अभी जो हमारे पास करंटली जो मेन क्रॉप है वो तो रोड ग्रास है, क्योंकि रोड ग्रास मेन है। उसके बाद हमारे पास डेजर्ट है, ड्रिप इरिगेशन है, जिसके ऊपर हम लोगों ने जो है मुख्तलिफ सिट्रस की वैरायटीज लगाई हुई हैं, जिसमें शकरी है, हाँ जी, किन्नू है, शकरी है, सेलेस्टियाना है, और काफी सारी वैरायटीज हैं। डेट की 3-4 वैरायटीज हैं, सीडलेस पेरी है। इसके अलावा हमारे पास जो है सब्जियां, मुख्तलिफ सब्जियों के छोटे ट्रायल्स हैं, क्योंकि अभी हम उनको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कर रहे हैं कि ऐसी लैंड्स जहाँ पे हम उनको, जो चारों तरफ से ड्यून से सराउंडेड है, जहाँ पे सैंडस्टॉर्म उनको हिट नहीं कर रहा, हम उनको, या बागात के अंदर ऐसी जगहों पे अभी हम कर रहे हैं। मुख्तलिफ सब्जियां हैं, सीजनल सब्जियों को हम लगा रहे हैं, कुछ सक्सेसफुल हुई हैं, कुछ अभी सक्सेसफुल नहीं हुई। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इसका पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल हो सकता है? मुझे ये लगता है कि ये डिपेंड करेगा हमारी सब्सिडी पॉलिसी के ऊपर, जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी पॉलिसी देगी। बेसिकली हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री है ना, हम जिस तरफ मर्जी जा रहे हों, लेकिन बेसिक हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल का जितना स्कोप है, उतना ही आपके पास इसका स्कोप है ना, कि फ्यूचर जो मुझे दिखाई देता है वो ये है कि हमें अपनी तमाम तर डेजर्ट्स के अंदर, और ऐसी लैंड जहां पे हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ग्राउंड वाटर है, तो हमें वहां पे इसको यूटिलाइज करना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट के ऊपर हमें यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि हम अपनी खुराक की जरूरियात भी पूरी कर रहे हों और उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हों, और उससे जो है वो हम मतलब हम ज़र मुबादला भी कमा रहे हो ना। तो इसका इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्कोप है। बड़े ग्रुप्स को इसमें आना चाहिए, बड़े ग्रुप्स को इसके अंदर आके और सक्सेसफुली इसको करना चाहिए। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा कि हम बड़ी अरसे सुन रहे हैं कि सऊदीया या यूएई भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के सहराओं में कुछ लाख एकड़, 1.5 लाख एकड़ रकबा लीज पे ले और यहाँ पर आके वो कल्टीवेशन करें। शायद आपके नजर में बात गुजरी हो। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान उनको ये जो सहरा में पड़ा हुआ रकबा लीज पे देता है, तो पाकिस्तान के लिए भी फायदा होगा और ममालिक के लिए भी फायदा होगा? हाँ, अगर हमारे अपने लोगों को जॉब्स मिलती हैं तो उसमें तो बहुत फायदा है। अगर इन्वेस्टमेंट वो करते हैं और उसके बाद और जॉब्स हमारे लोगों को मिलती हैं, तो इसमें तो डेफिनेटली फायदा है हमारा। और ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट तो हम अभी भी उन्हीं को दे रहे हैं ना, फाइनल प्रोडक्ट तो अभी भी हमारा उधर ही जा रहा है, यूएई जा रहा है और वही जा रहा है। हम क्योंकि डेजर्ट में आप पहले 3-4 साल तो सिर्फ फॉडर ही लगाएंगे ना, ताकि आप अपनी लैंड की स्ट्रक्चर को डिवेलप कर लें, थोड़ा सा अच्छा इसको स्ट्रक्चर को डिवेलप करें। तो पहले 3-4 साल में जो प्रोडक्ट आप फॉडर की सूरत में बना रहे हैं, रोड ग्रास वगैरह की, वो ऑलरेडी आप उन्हीं को दे रहे हैं। लेकिन अगर वो उसको इन्वेस्टमेंट करके आपके डेजर्ट्स को आबाद कर रहे हैं, और तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी मौका मिलेगा, आपकी R&D भी अच्छी हो रही होगी, आपके पास जब फंड्स अच्छे होंगे तो आप R&D भी अच्छी कर रहे होंगे ना। तो अगर वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है, और पाकिस्तान के लोगों के लिए नौकरियों के मौके पैदा होंगे, और डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप होगा। ये बताइए कि पोटोहार का जो इलाका है उसमें भी कामयाब है कि नहीं है? पोटोहार में कामयाब है, लेकिन वही सेम यही है कि आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी का एक है ना, कि अगर आपके पास ग्राउंड वाटर है और आपके पास वहां पे नहरी सिस्टम नहीं है, और आपके पास लैंड अच्छी है, आपके पास थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा है, तो आप उसके ऊपर काश्त करें इसको लगा के, तो बेहतर होगा। हाँ, बहुत ज्यादा क्लेई सॉइल हो तो वहां पे इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा ऑप्शन है तमाम जमीनों के लिए। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे और जानते रहेंगे कि इस मुतालिक पाकिस्तान में कोई मजीद डेवलपमेंट्स हो रही है या नहीं। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।